जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। ये पूरी तरीके से बाइलिंगुअल क्लास है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो भारत का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन ने। ये ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें हाइड्रोजन के साथ नेचुरल गैस मिलाई जाएगी ताकि जो कार्बन की इमिशन उसको कम की जा सके और भी प्रदूषण को कम किया जा सके। इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। और भी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो ये काम किसने किया है? एनटीपीसी ने किया है। किसने? नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन ने किया है। भारत की सबसे पहली इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां पर हुई है। तो एनटीपीसी ने इसकी शुरुआत सूरत पे की है। सूरत में कहां पे की है? कवास टाउनशिप में की है। कवास टाउनशिप में सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के साथ इन्होंने इसकी शुरुआत की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का जो फायदा है ये है कि नेचुरल गैस के साथ इसे मिलाने पर ग्रीन हाइड्रोजन की जो नेट हीटिंग कंटेंट है उसको समान रखते हुए जो कार्बन की इमिशन है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों कल भी हमने आपको बताया था कि क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है और जो H2O है, वाटर है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसे डिवाइड किया जाता है। क्लियर? स्प्लिट किया जाता है। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है। इट इज अ फ्यूचर फ्यूल। इससे प्रदूषण बहुत कम होता है और हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों कल हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में चाइना ने लॉन्च की है, चाइना ने शुरू की है। और सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जर्मनी ने शुरू किया है, जर्मनी ने चलाया है। दोस्तों भारत में सबसे पहली स्वदेशी रूप से तैयार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां पे शुरू की गई? पुणे में। और यह भी पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाई गई है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 5 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब में पहली बार डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, यानी जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा उसका टेस्ट भी उसी समय क्लास में होता है। साथ में आपको सबसे आखिरी में स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी मैं आपको देता हूं, सबसे कम समय में, सबसे पहले सुबह 6 बजे प्रतिदिन आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है और पीडीएफ भी अवेलेबल है। भारत के सब एग्जाम्स के लिए रामबाण क्लास है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो मोटिवेशन लाइन है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। बिना चुनौतियों के आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। जहां पे चीजें बहुत आसान है तो इसका यह मतलब है कि वो आपको चेंज करने नहीं आई है। चुनौतियों का सामना कीजिए, प्रॉब्लम्स आएंगी तभी कुछ होगा। आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, बहुत सारे बड़े लोगों ने बात को कहा है और आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू एबॉलिश रेवेन्यू पुलिस सिस्टम? तो साथियों अभी सबसे पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, तो राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य जो बना है वो है उत्तराखंड। याद रखेंगे आप, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली जो थी चल रही थी, समाप्त हो गई है। अब ये क्या है राजस्व पुलिस प्रणाली, इसको भी हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पहले आप यहां पर देखिए ये कौन है। तो ये पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है इनका? पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों इन्होंने सभी राजस्व गांव को अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन करने के लिए बात कही है। उत्तराखंड में 1800 राजस्व गांव हैं जहां पर कानून व्यवस्था अब राज्य की पुलिस संभालेगी। दोस्तों एक 150 साल पुराना कानून था जो ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था, पहाड़ी राज्य में पेश किया गया था। और
इसमें होता क्या था कि राजस्व विभाग के सिविल अधिकारी और पटवारी जो होते थे वो पुलिस की तरह काम करते थे। इसका यह मतलब है वो अपराधियों की जांच करते थे, आज भी हो रहा था, और उन्हें गिरफ्तार करने की भी उनके पास शक्ति थी। लेकिन अब ये हटा दिया गया है। अब इसमें जो राज्य की पुलिस है उसके पास कंप्लीट पावर आ गई है। समझ गए आप? चलिए, अब साथ ही यहाँ पे बात आ रही है उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश को छूती है, सबसे पहला राज्य है। और दूसरा राज्य जिसकी उत्तराखंड से सीमा छूती है वो है उत्तर प्रदेश। दो राज्य के साथ उत्तराखंड की सीमा है। दोस्तों, नेपाल जो देश है, नेपाल जो कंट्री है उत्तराखंड से लगा हुआ है। इधर देखिए चाइना तिब्बत है, चाइना जो है उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ 9 नवंबर को। अब भारत का 27 स्टेट बना 9 नवंबर 2000 को। साथियों, ये राज्य जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, यहाँ के प्रेजेंट में गवर्नर हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी टिहरी उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। और इसकी जो घोषणा है भारत के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने की थी। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। दोस्तों, उत्तराखंड ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के अनुवांशिक विकास की भी योजना बनाई है। ये उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स में आपको दे रहा हूं। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में 2022 में युद्ध अभ्यास हुआ। अब युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्ध अभ्यास। इसका 18th एडिशन का आयोजन किया गया। साथियों, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि पूरी तरीके से फ्री है, आप इसकी पीडीएफ हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आप क्लिक करेंगे और हमारे सीजीटी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में वीडियो, फ्री में क्विज, डेली करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। जैसे ही इंटरफेस खुलेगा, ये जो आपको ब्लू लाइन की ये वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, इसको क्लिक कीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो फिर आपका पूरा तीनों सेक्शन खुल जाएगा। आपको जिस महीने की करंट अफेयर्स चाहिए आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। सबसे लंबे समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। 4 जनवरी 2023 को किस जिले से? इन्होंने टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। क्लियर? इससे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पात्र हैं, जो चयनित हितग्राही हैं, उनको फ्री में निशुल्क जमीन मिल रही है। अब क्या चाहिए आपको? 600 स्क्वायर फीट आपको जमीन फ्री में मिल रही है। और भी डिटेल्स को हम समझते हैं। जो पात्र परिवार होगा, जो एलिजिबल परिवार होगा, उसमें जो पति पत्नी है, दोनों को संयुक्त नाम का भूखंड का मालिकाना हक मिलेगा। पति पत्नी दोनों को मिलेगा। ठीक है? बिना आपको प्रीमियम देना है, आपको निशुल्क भूखंड दिया जा रहा है। आपको 600 वर्ग फीट का यहां पर आपको जमीन मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं। तो जिस फैमिली के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है, यानी पहले से घर नहीं है, या फिर पूरे परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तीसरा, जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वहां से वो पीडीएस दुकान से राशन लेने के लिए पात्र हो, उनके पास पर्ची हो। जिस परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं देता और गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, जिस परिवार का सदस्य, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। आप समझ गए आप? चलिए, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पर कवर करेंगे। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी
अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों इसके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023 में जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में होगा। पिछला एडिशन हरियाणा में हुआ था और इस बार का जो एडिशन 2023 में हो रहा है एमपी में होगा। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जनवरी से दिसंबर संपूर्ण क्लास लिया था, महा मैराथन क्लास लिया था 2022 का। उसका जो ई बुक है, उसका जो पीडीएफ है आप कह रहे थे, वो अब अवेलेबल है। वो आपको ई बुक और जो पीडीएफ है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप जाइए और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर अब ये अवेलेबल हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जा रहा है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी 100 K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं होवित्जर तोप है ना, काफी ज्यादा एडवांस्ड है। इवन अगर छोटी मोटी बॉम्बार्डिंग की जा रही है जो हमारे दुश्मन है इस पर, उसका असर भी नहीं होगा। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों की खरीदारी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में लार्सन एवं टार्बो के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। दोस्तों K9 जो थंडर प्लेटफॉर्म है ये किससे बना हुआ है? वेल्डेड स्टील कवच सुरक्षा सामग्री से बना हुआ है ना। इतना ज्यादा मजबूत है, कहीं भी ये चल सकता है और खासकर दुश्मनों के जो अटैक होते हैं उससे बहुत आसानी से बच भी सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम अ फुली इंटीग्रेटेड मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो दोस्तों क्रोएशिया बन गया है। क्रोएशिया जो है यूरोपियन यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है, इंटीग्रेटेड मेंबर बन गया है यूरोपियन यूनियन का। दोस्तों क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को भी अपना लिया है और यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 27 कंट्री बन गया है, 27वां देश बन गया है। दोस्तों क्रोएशिया की जो करेंसी थी वो कूना हुआ करती थी, अब ये बदल गई है, अब इसने यूरो मुद्रा को अपनाया है। क्लियर? दोस्तों क्रोएशिया जो है यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां सदस्य है, 20th मेंबर है और यूरोपियन यूनियन में 27वां सदस्य है। इसके अलावा दोस्तों क्रोएशिया के पास एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, पासपोर्ट मुक्त यात्रा। तो यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र भी शामिल हो गया है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि जो क्रोएशिया के लोग हैं, क्रोएशिया की जो पब्लिक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा कर सकती हैं क्योंकि वो उनके सदस्य हैं। ठीक है, अब क्रोएशिया की लोकेशन को जरा देखिए, कहां पे है क्रोएशिया? तो ये यूरोप मैप है, यहां पर देखिए आप रेड मार्क किया गया है, ये क्रोएशिया की लोकेशन है। और क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है जाग्रेब। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक, जोरान मिलानोविक। और प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर है आंद्रेस प्लेनकोविक। क्या नाम है? आंद्रेस प्लेनकोविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस 2023 मनाया गया 4 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हमने 1 जनवरी को पढ़ा था और 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो किसकी याद पे मनाया जाता है, मैं आपको सारी बात समझाता हूं। तो इस प्रकार से जो ब्रेल लिपि होती है, यहाँ पे उभरे हुए डॉट्स होते हैं, इसको छू करके जो हमारे ब्लाइंड भाई बंधु हैं उससे पहचान कर पाते हैं अक्षरों की, इस प्रकार से वो टच करके। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो सबसे पहले जानिए कि ये जो दिवस है ये किसकी याद पर मनाया जाता है? लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों 2019 में पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था 4 जनवरी को। दोस्तों लुईस ब्रेल का जो जन्म है ये 4 जनवरी 1809 को हुआ था फ्रांस में, इन्हीं की याद पे मनाया जाता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था
जिसकी वजह से हादसे में इनकी आंखें चली गई। लेकिन जब आपके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, तो आप अपनी अंतरात्मा से चीजें बदल सकते हो। तो दोस्तों 16 साल की उम्र में लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का डिस्कवरी किया, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे जो ब्लाइंड बंधु हैं, भाई बंधु हैं, वो अक्षरों को समझ पाते हैं। इंपॉर्टेंट दिवस को यहां पर देखेंगे तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अभी ये इंदौर में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? इंदौर में इसका आयोजन होने वाला है। डिटेल में कवर करेंगे क्या क्या, कौन कौन चीफ गेस्ट होने वाला है, कब कब हुआ, अभी पढ़ लेंगे हम। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। एनडीआरएफ स्थापना दिवस 19 और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों मीडियम में आपके लिए क्लास है। जीवन पर्यंत मैं क्लास लेने यहाँ पर आप सभी के सामने खड़ा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम जानने वाले हैं फेमस वीमेंस के बारे में, जो चर्चा में रही 2022 में, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हैं CSIR की पहली महिला निदेशक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल, सोमा मंडल, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट यंगेस्ट मेयर, आर्या राजेंद्रन। रेखा एम मेनन की बात करें तो नेस्कॉम की सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज थी। दोस्तों माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते हैं। सिरिसा बांदला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और तीसरी भारतीय है, ठीक है। माधवीपुरी बूच की बात करें दोस्तों, तीसरी भारतीय अमेरिकी है और दूसरी महिला है भारतीय मूल की। माधवीपुरी बूच की बात करें तो सबसे पहले सेबी की महिला अध्यक्ष बनाई गई है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक नंबर आपका पक्का है। चलिए, सुमित्रा सेन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो सुमित्रा सेन का हाल ही में निधन हुआ। सुमित्रा सेन गायिका थी, अब हमारे बीच में नहीं रही। ये है सुमित्रा सेन और इनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों बंगाल सरकार ने इन्हें 2012 में संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था, सुमित्रा सेन जी को। देखिए साथियों, निधन की बात की है तो हाल ही में जो निधन हुए हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। हाल ही में टाटा सन्स के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे RK कृष्ण कुमार का निधन हुआ है। हाल ही में पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है। नेक्स्ट है ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है, जिनके नेतृत्व में 3 बार ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता है। सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। मराठी लावड़ी सिंगर सुलोचना चावड़ जी का निधन हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु बिकेम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तभ चटर्जी। क्या नाम है इनका? कौस्तभ चटर्जी इनका नाम है। ये है कौस्तभ चटर्जी। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, और सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हें मिला है। कहां के हैं ये? तो पश्चिम बंगाल के हैं कौस्तभ चटर्जी, 19 वर्ष के हैं। न्यू दिल्ली में अभी MPL 59 राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई और भारत के 78 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया है, विश्वनाथन आनंद सबसे पहले 1988 में सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जो विश्वनाथन आनंद है प्रेजेंट में फीडे के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये फीडे के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी प्रेजेंट में फीडे के क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। फीडे की बात करें, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की बात करें, सो इट वाज फाउंडेड ऑन 20th July 1924 in Paris, France. It is an international body that is responsible to conduct the World Chess Championship. और who is the chairman of FIDE?
आर्कडी डवारकोविच, वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करते चलिए मेरे साथ। आपको मेहनत करनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करना है दोस्तों। चलिए, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में। तो साथियों, केरल के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनेराई विजयन है। इन्होंने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है और इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय केरल के द्वारा की गई है। दोस्तों, केरल की बात आई है तो केरल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था, सबसे पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? केरल में। फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। देश का सबसे पहला कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा अलुवा में एक बीच फार्म घोषित किया गया। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। आज का सबसे आखिरी प्रश्न है, तो देखिए आप, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है जिस पर केंद्र सरकार ने 2614.51 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है? तो सुन्नी बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो ये जो बांध है, आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा एसजेवीएन लिमिटेड के द्वारा 382 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, सतलुज जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलुज नदी पर बनाया गया है सुन्नी जल विद्युत परियोजना। कितने? 382 मेगावाट की। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के बारे में बताया था, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसानों की मदद के लिए यहां पर हिमकैड योजना स्टार्ट की गई। हिमकैड योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, अभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ है। चलिए दोस्तों, आपका करंट अफेयर्स यहां पे हो जाता है खत्म। अब आपके 10 प्रश्नों का होगा टेस्ट। क्या आप सभी रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। आपके आंसर कमेंट बॉक्स पे रुकने नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव में जोड़िए। आपका ग्रुप जितना अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी होगी। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल किस राज्य में होने वाला है? मध्य प्रदेश में होने वाला है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। यहां पे आप 12 जनवरी करिए, ये राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त होगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय, एंड दिस इज इंटरनेशनल यूथ डे। पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। सोमा मंडल प्रेजेंट में किसकी चेयरमैन है? तो सोमा मंडल प्रेजेंट में सेल की चेयरमैन है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी बूच। अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये कहां पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। भारत का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये केरल राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे चालू रखें। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है प्रियंका मोहिते। दोस्तों, 4 जनवरी के करंट अफेयर्स यानी जो हमने कल पढ़ा था, उसका भी रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं कौन सबसे तेज आंसर देता है। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो यह है चाइना।
पहला देश कौन सा है? जर्मनी। मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने की है। 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवा चौहान। संविधान पार्क, इन विच स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड वेयर? राजस्थान। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जनवरी को। अपने नेटवर्थ से 200 बिलियन डॉलर खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है एलॉन मस्क। कौन है ये? एलॉन मस्क। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये है आर.के. कृष्ण कुमार। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस देश में होगा? तो इसका आयोजन बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में होगा। आज का सवाल आप लोगों के लिए, Which country has become the second country in the world to operate a hydrogen train? आपको बताना है हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है। दोस्तों आपको यहाँ पे पहचानना है, ये जो मैप है साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका का मैप है, आप यहाँ पर देखिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्रीन बॉर्डर में आपको देख पा रहे हैं ये कौन सा देश है, आइडेंटिफाई करना है और इसके बारे में आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं 2 दिन से आप लोगों के थोड़े कमेंट्स नहीं पढ़ पाया हूं, कल भी और परसों भी मैं कल ला दूंगा। जिन्होंने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं मैं उनके कमेंट्स यहाँ पे पिक करके लाऊंगा, सॉरी फॉर डैट। चलिए अब स्टैटिक जीके का पिटारा है आखिरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, इसके बाद हमारा सेशन खत्म होता है। सबसे आखिरी में हम पिटारा डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम स्टैटिक जीके को डिस्कस करते हैं। ये आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है, एग्जाम में एस देने के लिए है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। भीमबेटका गुफा किस स्टेट में है? तो भीमबेटका गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन में है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले किसमें पाए गए थे? तो पैलियोलिथिक एज में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? द स्ट्रीट ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर। तो चौड़ी और सीधी थी, फिसलन वाली थी, तंग और मैली थी, तंग और टेढ़ी थी। तो चौड़ी और सीधी थी। कौन सी सभ्यता अपने सिटी प्लानिंग के लिए जानी जाती है? तो ये सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे मॉडर्न मानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर रावी नदी के किनारे पाए जाते हैं। Which of the following places of Indus Valley civilization was situated on the banks of river Indus? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? खरोष्टी, तमिल, अज्ञात, ब्रह्मी। तो आज तक हम इसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यह अज्ञात है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सभी एग्जाम्स में। रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, इट इज नोन एज माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यह है ग्रैनरी, ठीक है, अन्नागार। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां पर मिला है? वेयर वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति थी? Whose idol was important creation of Indus Valley civilization? नटराजा, नृत्य करती हुई बालिका, नरसिम्हा। तो ये है डांसिंग गर्ल। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा किस में संबंधित थी? आर्यन विद द मेडिटेरियन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा है?
कालीबंगन, रोपड़, लोथल। तो जो एक बंदरगाह पाया गया गुजरात में लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा में मिले हैं मिट्टी के पात्र। तो कैसा लगा आप लोगों को साथियों स्टैटिक जीके का पिटारा? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। हमारा जो इनिशिएटिव है दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना, जो कि यूट्यूब में कोई नहीं करता है, और सबसे कम समय में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स हम देते हैं, क्योंकि दोनों मीडियम में हमने आपको जो करंट अफेयर्स देने का वादा किया था, अब हमने उसे भी पूरा कर लिया है। साथियों, बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे कोर्सेस हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे मौजूद हैं। आपको कोड यूज करना है टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट, RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। RGCGT कोड यूज करके आप यहाँ पे डिस्काउंट भी पा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहती है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको सच में क्रेजी जीके ट्रिक की मेहनत दिखती है, सच में आपको लगता है कि हम आपके सामने खड़े होकर के 30 मिनट्स में इतना लेक्चर आपको दे रहे हैं, तो जरूर आप शेयर करिए। एक स्टूडेंट को शेयर करें। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस क्लास को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया भी है, मुझे समझ में भी आता है, लेकिन अभी आपकी जो फैमिली है इसको और बड़ा करना है। तो चलिए दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।